स्वागत है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स नामक इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आरंभिक संगम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। आरंभिक संगम साहित्य का काल 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल है। अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में प्रश्न आता है और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको संगम साहित्य के बारे में अच्छी समझ होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद संगम साहित्य से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि संगम साहित्य है क्या? तो माना जाता है कि जो आरंभिक तमिल साहित्य है वही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का अर्थ है तमिल कवियों की सभा से। इसके अलावा तमिलनाडु के आरंभिक इतिहास को समझने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अन्य जो स्रोत हैं उसमें ग्रीक व लैटिन आंकड़े हैं, श्रीलंका का पाली साहित्य, तमिल व ब्राह्मी अभिलेख जो हमें मिलते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण साहित्य हैं। तो ये सभी तमिलनाडु के आरंभिक इतिहास को समझने में हमारी सहायता करते हैं। ये संगम जो है पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई। ये तमिल कवियों की तीसरी संगम थी और इससे पहले 2 संगम दक्षिणी शहरों में हो चुकी थी जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गए थे। इतिहासकार कहते हैं कि पहली 2 संगम की परंपरा जो है शंकापूर्ण लगती है, जबकि तीसरी संगम का आधार कुछ ऐतिहासिक प्रतीत होता है। तीसरी संगम में लगभग 449 कवि जुड़े थे और इनका नाम संगम साहित्य की कवि से मेल खाता है। आपको बता दें कि तीसरी संगम में कुल 473 कवियों ने भाग लिया था। इन कवियों के द्वारा रचित कार्य को 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान खोजा गया। दामोदरन पिल्लई व स्वामीनाथ अय्यर ने संगम साहित्य के ताड़पत्र की खोज करी। अब हम संगम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। संगम साहित्य है क्या? तो संगम साहित्य के प्रमुख भाग में 8 एत्तु तोकई की छोटी कविता है और 10 बड़े पट्टू पाटू गीत हैं। इसमें कुल 2400 कविताएं हैं जो कि 3 लाइन से लेकर के 800 लाइनों की हैं। इसमें कुल 473 कवियों द्वारा इसको लिखा गया है। इस कविता को घुमंतू दरबारी कवियों द्वारा लिखा गया है। इस कविता का संकलन गायन राजा व मुखिया की प्रशंसा हेतु किया जाता था। यह दरबारी वीर रस कविता जैसी है। आरंभ में ये कविता मौखिक थी लेकिन बाद में इसका संकलन किया गया। इन कविता का निर्माण साक्षर कवियों द्वारा किया गया जिन्हें पुलवर कहा जाता था। इन्होंने पारंपरिक दरबारी कवियों की मौखिक लौकिकता का प्रयोग किया था। ये कवि तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में बसे हुए थे, लेकिन कुछ लोग प्राचीन तमिलगम अर्थात केरल तथा श्रीलंका के जाफना क्षेत्र से भी थे। इतिहासकार इन कविताओं को 2 श्रेणी में बांटते हैं। पहला है अक्कम, जो कि प्रेम व पारिवारिक जीवन जैसे आंतरिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसमें 5 एत्तु तोकई जो इस प्रकार हैं: अकनानूरू, कुरुनतोकई, नर्रिनई, एन कुरुनूरू व कलितोकई तथा 3 पत्तू पाटू, नेडुल नाल वादई, मुल्लई पाट्टू तथा कुरंजी पाटू शामिल हैं। दूसरी श्रेणी पुरम है जो कि वीरता और प्रशंसा जैसे सांसारिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसके बाद पारीपाटल नामक ग्रंथ आता है जो कि एक मिश्रित रचना है और यह धार्मिक प्रवृत्ति का ग्रंथ है। इसमें मुरुगन और विष्णु, जिसे तिरुमाल भी कहा जाता है, की प्रशंसा है। इसके अतिरिक्त मदुरई नगर के पास बहने वाली वेगई नदी की भी प्रशंसा इसमें
परिपाटल में की गई है। अगला ग्रंथ तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ है और यह व्याकरण ग्रंथ संगम साहित्य के कोड व सूचना को समझने में सहायता करता है। विद्वानों ने संगम साहित्य को पढ़ा है और इसके स्टाइल, गदावली और संकलन पे जो है रिसर्च की है और इससे पता चलता है कि यवन का समुद्री तट पर व्यापार हेतु निरंतर आगमन होता रहता था और इसकी पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी होती है। पुरातात्विक प्रमाणों में हमें रोमन सिक्के मिले हैं और मृदभांड मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिली हैं। समुद्री यात्रियों के विवरण जैसे कि द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी, टॉलमी तथा ग्रीक लिपि में लिखे जो आंकड़े मिले हैं वो बताते हैं कि ग्रीक लोग जो हैं वो केरल तट के मुजीरिस में आवागमन करते थे, लेकिन रोम के साथ व्यापार का जो सक्रिय समय है वो 100 से 200 ईस्वी का समय था। अतः यह कहा जा सकता है कि संगम साहित्य का अधिकांश आंकड़ा जो है 100 से 200 ईस्वी के समय का है, लेकिन तमिल ब्राह्मी अभिलेख का प्रमाण बताता है कि कुछ संगम कविताएं दूसरी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई हैं या रचित हैं। हाल ही में 4 तमिल ब्राह्मी अभिलेख का प्रमाण बताता है कि कुछ कविताएं दूसरी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। वेगई घाटी से मिले 4 हीरो स्टोन बताते हैं और जिन पे तमिल ब्राह्मी अभिलेख है जो कि दूसरी या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हीरो स्टोन संगम साहित्य से जुड़ा हुआ है और संगम साहित्य में पशु धावे का जिक्र है, कैटल रेड। अतः यह दर्शाता है कि कुछ संगम कविताएं आरंभिक प्रथम शताब्दी या इससे पहले की हो सकती हैं। अक्कम नामक जो कविताएं हैं और जिनका आधार प्रेम तथा पारिवारिक जीवन है, इस कविता से हमें संगम कालीन जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके विषय में जानकारी मिलती है और इन भौगोलिक क्षेत्रों को तिनाई कहा जाता था। हमें कुल 5 तिनाई के विषय में जानकारी मिलती है। ये तिनाई दैनिक जीवन में प्रेम के विविध रूपों को भी दर्शाते हैं। इन तिनाई का नाम फूल के आधार पर भी पड़ा है जो कि अपने भौगोलिक क्षेत्रों में उगते थे या अपने भौगोलिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए थे। ये 5 तिनाई इस प्रकार थे। पहला है कुरुंजी। कुरुंजी जो है ये पहाड़ी क्षेत्र था और यहाँ शिकार एवं कंदमूल एकत्र किया जाता था। मुल्लई ये जंगली और उप पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे चारागाह व आरंभिक कृषि गतिविधियाँ होती थी। मरुतम ये पानी वाले क्षेत्र थे, उपजाऊ क्षेत्र थे और यहाँ पे कृषि इत्यादि की जाती थी। यहाँ पे सिंचाई इत्यादि का प्रबंध था। नेतल ये तटीय क्षेत्र था, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती थी, नमक बनाया जाता था, समुद्री गतिविधियाँ इत्यादि यहाँ पे की जाती थी। पालई नामक जो क्षेत्र था ये सूखा क्षेत्र था, यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होती थी। यहाँ पे केवल पशु चोरी की जाती थी या लूटमार की जाती थी। तो संगम साहित्य में जो एक तरीके से अक्कम ग्रंथ है उससे हमें 5 क्षेत्रों के विषय में जानकारी या 5 जो तिनाई हैं उनके विषय में जानकारी मिलती है। पूर्व में भी तिनाई का प्रयोग मिलता है किंतु यहाँ पे वर्गीकरण भिन्न है। इसमें युद्ध के प्रतीक को भिन्न फूलों द्वारा दर्शाया गया है। इन कवियों ने वनस्पति, पशुओं, लोगों, सांस्कृतिक साधनों, आर्थिक गतिविधि इत्यादि को विभिन्न 5 तिनाई में दिखाया है। इन कविताओं से हमें उस प्रकार की जानकारी मिलती है जो मानव व्यवहार से जुड़ी हुई थी और उस समय के समाज और संस्कृति को समझने में ये सहायता करती है। और इससे हमें पता चलता है कि जो तिनाई क्षेत्र थे वहाँ से मनुष्य अपना गुजारा करते थे, वहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि चलाते थे और प्रत्येक तिनाई अपने विशेषता के लिए जाना जाता था।
यहाँ पे कोई सख्त प्राकृतिक विभाजन हमें नहीं दिखाई देता। इनमें आपसी लेन देन होता रहता होगा। यहाँ पे कई मिश्रित आर्थिक गतिविधियाँ भी रही होंगी और पता चलता है कि उस दौरान के भौगोलिक क्षेत्र में असमान आर्थिक व सामाजिक विकास हो रहा था। यह हमें आगे के राजनीतिक संगठन के विषय में भी क्रमानुसार बताता है। ये जो संगम साहित्य है बेसिकली ये निरंतर इसमें संपादन व पुनर्लेखन होता रहा है, लेकिन आरंभिक जो कविताएं हैं वो दूसरी या तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान लिखी गई। कुछ विद्वान संगम साहित्य पे संस्कृत का प्रभाव बताते हैं, जैसे कि नीलकंठ शास्त्री। ये इसको संस्कृत से प्रभावित बताते हैं और कहते हैं कि आरंभिक तमिल साहित्य में संस्कृत शब्द, विचार और संस्थाएं दिखती हैं। संस्कृत एक जादुई छड़ी थी जिसके स्पर्श से तमिल व अन्य द्रविड़ भाषाओं का विकास हमें दिखाई देता है। वहीं तमिल शुद्धतावादियों का विचार है कि तमिल साहित्य की अपनी परंपरा रही है जिसमें संस्कृत का कोई प्रभाव नहीं रहा है। वहीं हाल का जो लेखन है उसमें दर्शाया गया है कि दक्षिण में प्राक संस्कृत परंपरा रही थी। यहाँ पर आरंभिक तमिल साहित्य रहा था जो कि उत्तरी परंपरा के समानांतर था। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि आरंभिक तमिल कविता का छंद शास्त्र पूर्णतः वास्तविक है और इसका संस्कृत छंद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। सभी तमिल कविताओं की लौकिकता और विषयों का अवलोकन करके इसका प्राकृत से मिलान किया गया और इससे पता चला कि तमिल कविता महाराष्ट्र की प्राकृत के समानांतर है। यह संस्कृत काव्य और कालिदास के साहित्य से अग्रगामी भी है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि आरंभिक तमिल कविता और प्राकृत कविता दोनों ही शुद्धतः सामान्य जन की लोकप्रिय तथा प्राक आर्य मौखिक परंपरा रही थी। यह दक्कन में प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध रही थी, जो कि उत्तर व दक्षिण संस्कृति का संपर्क क्षेत्र था। इस प्रकार हमने आरंभिक संगम साहित्य के विषय में बात करी। आरंभिक संगम साहित्य में बस इतना ही। इसमें हमने संगम साहित्य क्या है उसके बारे में बताया, संगम साहित्य का आंतरिक विभाजन क्या है, इसकी शैली क्या है, इनके भौगोलिक क्षेत्र व आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं, संस्कृत के साथ इसका क्या तालमेल रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।